प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का इतिहास। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का इतिहास चैप्टर 1 नंबर 1 को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला प्रश्न क्या है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप। ठीक है बच्चों, यूरोप हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बूर्बो वंश। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं ना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। आपको इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना है। ठीक है बच्चों, आपको वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आपको वहाँ से डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 6, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी क्या कार्य करता था? पेशे से क्या था वो? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाविक। ठीक है बच्चों, वो एक नाविक थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन जो है वो किसकी संस्था थी? एक व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 9, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। अब है क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्या है, फ्रैंकफर्ट को संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1871 ईस्वी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनान। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूनान। सही आंसर यूनान हो जाएगा। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बच्चों लाइक कर दीजिए वीडियो को, इससे हमको मोटिवेट मिलता है। अब है क्वेश्चन नंबर 12, तो क्या है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की। ठीक है बच्चों, इसमें 12 ही ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो इसमें काफ़ी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को पढ़ाएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। बहुत जल्द हम इस चैप्टर का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताएंगे। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरें। अब कहता है यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरने के लिए। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा इसमें, डैश डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। तो इस डैश के स्थान पे हो जाएगा सेडोन। ठीक है बच्चों, सेडोन। तो इसको इस प्रकार कर सकते हैं, सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्या है, सेडोवा का युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला में हो जाएगा ऑस्ट्रिया और दूसरा में क्या हो जाएगा? पर्सा। तो इसको इस प्रकार कह सकते हैं, सेडोन का युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। ठीक है बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का भी अंत कर दिया। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा? पुरातन। तो इसको इस प्रकार कह सकते हैं हम, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग का भी अंत कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, वेटिकन सिटी के राजमहल
जहाँ पोप रहते थे। तो यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा, वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहते थे वह इटली के शासन से बचा रहा। ठीक है बच्चों। अब है आगे क्वेश्चन नंबर 5। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डैश, तो डैश की जगह पर क्या हो जाएगा, ओटो को वहाँ का राजा घोषित किया गया। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हंगरी की राजधानी डैश है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुडापेस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब है मिलान करने के लिए, इसमें कहता है कि मिलान कीजिए। समूह अ को समूह ब से मिलान करना है, तो क्या हो जाएगा, पहला मेजनी, तो मेजनी का क्या हो जाएगा, इटली। उसके बाद है हिगेल का क्या हो जाएगा, दार्शनिक। ठीक है बच्चों। अब है बिस्मार्क, तो बिस्मार्क का क्या हो जाएगा, बिस्मार्क एक जर्मन चांसलर थे। ठीक है। अब है विक्टर इमेनुअल का क्या हो जाएगा, राजनीतिक। विक्टर इमेनुअल जो है एक राजनीतिज्ञ थे। ठीक है। इसका आंसर भी हम यहाँ नीचे में लिख दिए हैं, आपको इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों। अब है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, इसमें भी वही कहता है कि समूह अ को समूह ब से मिलान करें। तो इसमें हो जाएगा, पहला क्या है, वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन क्या हो जाएगा, कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। उसके बाद मेटरनिक का पतन कब हुआ था, 1848 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इटली का एकीकरण कब हुआ था, 1871 ईस्वी में। उसके बाद है सेडोन का युद्ध कब हुआ था, 1870 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। इसका भी आंसर हम यहाँ नीचे लिख दिए हैं। ठीक है। जब आप इसका PDF पढ़ेंगे तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा PDF। ठीक है बच्चों। क्या है, कोसूत। तो कोसूत का क्या हो जाएगा, कोसूत एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है। उसके बाद एड्रियानोपुल की संधि, तो एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, तो 1829 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। अब है 3 का, यूनान की स्वतंत्रता कब हुई थी, तो 1832 ईस्वी में। और पोलैंड में आंदोलन 1863 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। इसी तरीक़ा से इसका ये मिलान करने वाला चिन्ह भी खत्म हो गया। ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है बच्चों। तो क्या है पहला प्रश्न, राष्ट्रवाद क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का एक परिणाम है। ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, मेजनी कौन था। तो मेजनी का क्या हो जाएगा, उत्तर इसका, मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। वह संपूर्ण इटली का एकीकरण करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं। जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा था उसमें क्या क्या बाधाएं आई थी उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो पहला क्या है, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। ठीक है। उसके बाद है 2 नंबर, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। ठीक है। अब है तीसरा नंबर पॉइंट, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। तथा 5वां पॉइंट है मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। ठीक है। अब है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, मेटरनिक युग क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटरनिक युग क्या है। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है। अपने शासनकाल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस काल अवधि को मेटरनिक युग कहा गया। ऑस्ट्रिया का चांसलर के रूप में मेटरनिक जो है ना, वो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद उस यूरोप में अपनी राजनीति की इतनी प्रमुख भूमिका, इतना अच्छा कार्य किया जिससे इस काल को, जिस काल में वो काम किया उस काल को ही मेटरनिक युग कहा गया। ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही जल्द वो भी वीडियो आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।